नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी, मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभी मेरे साथ है। बड़ी खबर बताएंगी और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है। ईडी के रिमांड पर संजीव कुमार और जहांगीर, संजीव लाल और जहांगीर आलम के रिमांड का दूसरा दिन है। ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार की फैले पोल लगातार खुल रहे हैं और आज संजीव पाल की पत्नी रीता लाल से भी पूछताछ होनी है। रीता लाल को ईडी दफ्तर बुलाया गया है और 6 दिन के रिमांड पर संजीव लाल और जहांगीर आलम को रखा गया है। पूछताछ में कई अहम राज खुल सकते हैं, इसकी संभावना है और ईडी ने अब तक के लिए 37 करोड़ से ज्यादा कैश रुपयों को जब्त कर लिया है। यानी कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। जहांगीर के घर से मिले हुए कैश की तस्वीर इस वक्त भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? आज जहांगीर की पत्नी से भी पूछताछ होनी है, संजीव लाल की पत्नी से भी, क्या कुछ आगे कार्रवाई होनी है? बिल्कुल, आज की बात अगर की तो आज रिमांड का दूसरा दिन है संजीव लाल और जहांगीर का, जहां इनसे ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो संजीव लाल की पत्नी से भी आज पूछताछ होनी है, क्योंकि कैश रिकवरी और जिस तरह से संजीव लाल की संलिप्तता पूरे मामले में सामने आई है, उसे देखते हुए उनकी पत्नी से पूछताछ होगी। बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार कई अहम जो जानकारियां हैं वो धीरे धीरे छनकर ईडी के समक्ष आ रही है। ग्रामीण विकास विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था उसकी कई जानकारियां जो हैं वो ईडी को मिली है। कल भी जिस तरह से झारखंड मंत्रालय ईडी की टीम पहुंची, वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कई जानकारियां। ओम प्रकाश, ये बताइए कि ईडी की तरफ से कुछ दस्तावेजों को भी खंगाला गया था और कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं, क्या उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी या सिर्फ संजीव पाल की पत्नी से ही पूछताछ होनी है? जी, फिलहाल जो संबंध है वो उनकी पत्नी को दिया गया है और उनकी पत्नी से आज पूछताछ होनी है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ते जाएगा और जिस तरह से मामले में परत दर परत खुलती जाएगी, वैसे वैसे लोगों को ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। पूरे मामले में कई लोगों के नाम जो हैं वो सामने जरूर आए हैं, ईडी के समक्ष आए हैं। हालांकि फिलहाल उन मामलों को लेकर उनकी सत्यता क्या है, इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है, उसके बाद ही तमाम लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जहांगीर आलम के पास भी कई बैंक अकाउंट्स और जो लॉकर की जानकारी है वो ईडी को मिली है, जिसे कि जल्द ही ईडी की टीम खंगालेगी और तमाम चीजों की जानकारी जो है। वाकई ओम प्रकाश, ये पूरा मामला जांच का विषय है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और एक एक कर सभी आरोपियों को समन भी भेजा जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में आज संजीव पाल की पत्नी रीता लाल से भी ईडी दफ्तर में पूछताछ होनी है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए AK-47 SLI राइफल के साथ में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार STF की स्पेशल टीम और जिला पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर हथियार जब्त किए हैं। तो पुलिस के अनुसार तीनों अपराधी से पूछताछ की जा रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। चुनाव के बीच मुजफ्फरपुर पुलिस और बिहार STF की एक बड़ी कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक AK-47 असॉल्ट राइफल को बरामद किया है, साथ ही साथ 3 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। सबसे पहले 2 अपराधी को मुजफ्फरपुर स्टेशन के बाहर पकड़ा गया, जिनके पास से AK-47 का बट और लेंस था, जिसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद पूछताछ में यह जानकारी मिली कि फकुली के मलकौनिया में एक श्मशान के नजदीक, पुल के नजदीक AK-47 रखा गया है। यहाँ पर देवमुनि नामक एक व्यक्ति है जिनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही के आधार पे उनके घर के पास से ही इस AK-47 राइफल को जब्त किया गया है, जो पूरी तरीके से कारगर है और एक ऑटोमेटिक वेपन है। और इनके साथ में 3 मोबाइल भी है जिनको जब्त किया गया है। क्योंकि अनुसंधान बाधित नहीं हुई, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा या और फर्दर फैक्ट्स कुछ ऐसे आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस AK-47 को लेकर बीते किन किन घटनाओं को अंजाम दिया गया है या फिर क्या कुछ प्लानिंग चल रहा था। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
मुसलमानों को आरक्षण पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू प्रसाद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और आरजेडी और कांग्रेस पीएम मोदी पर ही हमलावर है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। मुसलमानों को आरक्षण के बयान पर भले ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने चंद घंटे में ही यू टर्न ले लिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुसलमानों को आरक्षण पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी के नेता लालू प्रसाद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। किसी तरह से वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, सनातन के संतानों के हित की बात नहीं करेंगे। ये अपने वोट के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि जब आप मुस्लिम के लिए अलग से आरक्षण मांगते हैं तो इसका मतलब मुस्लिम के अंदर गरीब मुस्लिम का पूरा कोटा खाने की आप फिर छूट देते हैं। जो वक्तव्य लालू जी का है वो आश्चर्यजनक है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लालू प्रसाद के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोग आरक्षण लेने वाले नहीं बल्कि आरक्षण को बढ़ाने वाले लोग हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वीं सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था। अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? पीएम मोदी पहले से आरोप लगाते रहे कि इंडिया अलायंस के नेता ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। लालू प्रसाद के बयान के बाद एक बार फिर यह मुद्दा चुनाव प्रचार के केंद्र में आ चुका है और प्रधानमंत्री समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में वैसे तो लोकसभा चुनाव का शोर है, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या पर पार्टियों की पैनी नजर है। दरअसल सियासी जानकारों की अगर माने तो जिस पार्टी के विधायकों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार को चुनाव में फायदा होता है। हालांकि कई राज्यों में ये अपवाद साबित हुआ है। सवाल है कि क्या झारखंड में ऐसी ही तस्वीर दिखेगी? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पहले चरण का चुनाव अब नजदीक आ गया है। 13 मई को राज्य की 4 सीट पर मतदान होगा। वैसे तो जनता इस चुनाव में अपने सांसद को चुनेगी, पर सांसद के चुनाव में विधायकों की भूमिका पर सबकी नजर टिकी है। विधायकों की सुस्ती और फुर्ती से जीत हार का समीकरण बदल सकता है। जेएमएम और कांग्रेस भी ये मानती है कि जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायकों की लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका होगी। उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं। उनको जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या अन्य किसी दल के वो विधायक। और जिन सीटों पे हम लड़ रहे हैं चुनाव, उनमें इंडिया अलायंस के विधायकों का संख्या बल भी है। तो चूंकि विधायक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधायकों का जो एक सीधा संवाद का जो लाभ है, वो लाभ स्वाभाविक तौर पे लोकसभा के प्रत्याशी को मिलेगा। पहले चरण में जिन 4 सीटों पर मतदान होना है, उन 4 लोकसभा सीटों में विधानसभा की 23 सीटें आती है। और सियासी जानकारों की माने तो विधानसभा सीटों पर विधायक अगर अपने वोटरों की गोलाबंदी करते हैं तो इसका सीधा फायदा उनके पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार को मिलता है। अब सवाल ये है कि आखिर इन 23 विधानसभा सीटों पर किसकी पैठ ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं खूंटी की।
खूंटी लोकसभा में बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच मुकाबला है। खूंटी में विधानसभा सीटों की बात करें तो एनडीए के पास 2 और इंडिया गठबंधन के पास 4 विधानसभा सीट है। लोहरदगा लोकसभा सीट पर बीजेपी के समीर उरांव, कांग्रेस के सुखदेव भगत और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा के बीच मुकाबला है। लोहरदगा की 5 विधानसभा सीटों पर इंडी गठबंधन का कब्जा है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर बीजेपी की गीता कोड़ा और जेएमएम की जोबा मांझी के बीच मुकाबला है। सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 1 पर जेएमएम का कब्जा है। इसी तरह पलामू लोकसभा सीट पर बीजेपी के बीडी राम और आरजेडी की ममता भुइया के बीच मुकाबला है। पलामू की 6 विधानसभा सीट में से 5 एनडीए और 1 सीट जेएमएम के पास है। विधायकों की संख्या बल में इंडी ने भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर बीजेपी को इस बार भी जनता का साथ जरूर मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी देश और देश के लिए काम करने वाली संगठन और अभी जो वर्तमान 10 सालों से जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो देश के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिसको लेकर जो वोटर्स है, मतदाता है, वो उनके 10 सालों के कामों को देख कर देंगे। झारखंड का चुनावी समर इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी इस बार सभी 14 सीटों पर विजय पताका फहराने की कोशिश में है, तो वहीं इंडी अलायंस बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हालांकि किसकी कोशिश सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। बाढ़ के सबनमा से लेकर मोकामा और हाथीदह तक चिराग पासवान ने रोड शो किया। चिराग पासवान ने मुंगेर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह के लिए रोड शो किया और इस रोड शो में चिराग पासवान को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। चिराग पासवान के साथ ललन सिंह और तमाम जनप्रतिनिधि और एनडीए के समर्थक सड़कों पर दिखे थे। वहीं लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मुंगेर के जमालपुर में वोटर्स को जागरूक किया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होने वाला है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार की स्वीप आइकॉन हैं और इसीलिए वो हर एक जिले में जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही है। जमालपुर के रामपुर कॉलोनी में मैथिली ठाकुर ने संगीत के माध्यम से वोटिंग की लोगों से अपील की और 13 मई को बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की। सबको घर से बाहर निकलना है वोटिंग वाले दिन और सबसे पहले मतदान करना है, फिर आप दूसरे काम करिए, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वो भी इस समय में जहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अलग अलग तकलीफ़ें हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको अपने मनपसंद का प्रत्याशी चुन के लाना होगा। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कौने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। पूरे देश ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी और बार बीजेपी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं कुछ लोग, उनको इस बार खत्म करें। राहुल गांधी आगे तो रोजगार पर बिहार में बदलाव चल रहा है और होगा। इस बार चुनाव में कई ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। युवा मतदाता क्या चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, युवाओं की क्या मांग है, क्या है उनकी उम्मीदें, युवा मतदाताओं की पसंद क्या है, इसे लेकर युवा वोटरों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदान हो। तमाम पार्टियों की निगाहें युवा वोटर्स पर है। युवा वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। इस बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देते हैं, किस पार्टी के वादे उन्हें इम्प्रेस कर रहे हैं और किन वादों पर वो वोट करेंगे, ये तमाम जो युवा वोटर्स नजर आ रहे हैं, इनमें से कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम इनसे जानते हैं
कि आखिर इस बार किसे वोट करने वाली है ये। क्या नाम है? मेरा नाम वंदना कुमारी हुआ। वंदना, किसे वोट करेंगे? जी, हम तेजस्वी यादव को वोट करना चाहेंगे। और ये हम लोग की बहुत महान पर्व है, जो एक लोकतंत्र का एक बहुत हम लोग जैसे मनाते हैं पर्व के रूप में, उससे हम लोग खुशी है। और अधिकतर अगर हम लोग जानना चाहते हैं, एक नज़र में कहना चाहेंगे तो हम लोग वोट देने के लिए सभी छात्राएं हम लोग इच्छुक हैं। लेकिन इसमें ये कहना है कि अगर बिहार के तौर पे हम लोग वोट देना चाहेंगे तो बिहार में हम लोग न्यू चेहरा जानना चाहते हैं, बीजेपी से हो या फिर जो भी मुख्यमंत्री युवा हैं। प्रधानमंत्री की बात चल रही है अभी, और किसे चुनेंगी? युवाओं की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के तौर पर युवा किसे वोट करेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पे तभी हम लोग के लिए नरेंद्र मोदी बेहतर हैं, और वहीं अभी बने रहें तो अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत सारे प्रोग्रेस में हैं। और प्रधानमंत्री के लिए हम लोग सभी युवा को अभी इस बार हम लोग एक बार और नरेंद्र मोदी को हम लोग लाना। इस बार भी नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार भी नरेंद्र मोदी कहना है साफ तौर पे। कुछ और लड़कियां हैं, इधर आ जाओ आप। क्या नाम है? मेरा नाम आरती कुमारी है। आरती, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे वोट करेंगी आप? नरेंद्र मोदी ही सही है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या बदलाव होगा? बहुत सारे बदलाव होंगे, देखते ही हैं कि शिक्षा में कितना सारा बदलाव है। जो लड़की आना नहीं चाहती थी वो भी आ रहे हैं, और बहुत सारे कुछ होंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। एक ही नारा है इनका, साफ तौर पे नरेंद्र मोदी। क्या नाम है आपका? उजाला कुमारी। किसे वोट करेंगे? नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि उस बहुत बदलाव आए हैं, बहुत बदलाव किए हैं, शिक्षा में भी किए हैं, मतलब रोड, सड़क, जल, नल, राशन, मतलब सारा कुछ, मतलब सब बहुत बदलाव किए हैं। राशन भी मिल रहा है? हाँ, राशन भी। मुफ्त का इलाज भी हो रहा है? हाँ, मुफ्त का इलाज भी हो रहा है। हाँ, बहुत बदलाव किए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, हम सेकंड बार भी दिए, सेकंड बार होगा, पहले बार भी दिए। पहली बार भी दिए। तो युवाओं की इस बार भी वही राय है कि जो पिछला बार जो मत दिया था इस बार भी वही करेंगे? हाँ, वही करेंगे, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, तो साफ तौर पे यहाँ विजन इन लोग का क्लियर है। कुछ और लड़कियां हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम है? कुमारी श्रेया। किसे वोट करेंगी आप? नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी शिक्षा में बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं। उम्मीदें हैं कुछ कि अगर नरेंद्र मोदी को हम वोट करेंगे, युवाएं हैं आप लोग, तो क्या बदलाव चाहिए बिहार में और क्या कुछ होना चाहिए? कई लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, कई लोग बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा है? कुछ और बदलाव चाहिए? जैसा काम कर रहे हैं बस करते रहे नरेंद्र मोदी? हाँ हाँ। और जी हाँ, बताइए। और प्रोग्रेस करना चाहिए, इस बार आएंगे तो और प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि वो करेंगे। हाँ, अगले कुछ सालों में बहुत कुछ कर दिए हैं और अगले बार भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ और इधर आ जाओ आप। क्या नाम है? पम्मी कुमारी। आप किसे वोट करेंगे? नरेंद्र मोदी को। जी। क्या लगता है वोट करेंगे तो कुछ बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा, पहले भी बहुत कुछ बदलाव हुआ और अभी बदलाव होगा। शिक्षा एजुकेशन बहुत सुधर रही है और आगे भी हो सके तो युवाओं को जॉब मिले, अच्छा वैकेंसी है। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद है। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स, इनका साफ तौर पे कहना है नरेंद्र मोदी आएंगे बदलाव होगा। नरेंद्र मोदी जब भी आए हैं बदलाव हुआ है, बहुत हद तक जो स्थिति है वो सुधरी है। युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और इस बार उम्मीद है कि अगर ये नरेंद्र मोदी को वोट करती हैं, यानी बीजेपी को वोट करती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, युवाओं को जो रोजगार की कमी है उसे भी दूर किया जाएगा। शिक्षा बेहतर हुई है, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और अनाज भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी को ही वोट करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो युवा मतदाताओं का उत्साह भी आपने देख लिया और न्यूज 18 भी बार बार आपसे इसीलिए अपील करता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी और अधिकार दोनों हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।